पाँच दलीय गठबन्धन जित्दैछ। पाँच दलीय गठबन्धन मात्रै जित्दै छैन, यो देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्दैछ, देशको राष्ट्रिय एकताले जित्दैछ, मधेस र पहाडको एकताले जित्दैछ र यो राष्ट्र धेरै बलियो हुँदैछ। जीतेगा भाइ जीतेगा, जीतेगा भाइ जीतेगा, जीतेगा भाइ जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा नहीं, जीत गया भाई जीत गया, छाता छाप जीत गया। मधेसको अधिकारका लागि क्याबिनेटमा पनि मसँग धेरैपल्ट झगडा गर्नुभयो, उहाँले मधेसका लागि लड्नुभयो। त्यसकारण उहाँ सच्चा मधेसका प्रति प्रतिबद्ध, योग्य र समर्पित नेताको रूपमा यहाँ हामीले पाएका छौँ। यह गठबंधन को जिताइए, इन समस्याओं का समाधान होगा, समाधान किया जाएगा, करवाया जाएगा। यो देशको मधेसको आन्दोलनको एउटा नेता हुनुको नाताले संविधानको रक्षाको निम्ति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति, यहाँको विकासको निम्ति र जनताको अधिकार, थप अधिकारको आन्दोलन अगाडि बढाउनको निम्ति उपेन्द्र यादव संसदमा, प्रतिनिधि सभामा अनिवार्य व्यक्तित्व हो। ओकर खुट्टी बाकी न बा, ओकर क्षमता बाकी न बा। संसद विघटन गर्न खोज्ने विघटनकारी प्रवृत्तिका विरुद्ध लडाईँको मैदानबाट जन्मिएको हो पाँच दलीय गठबन्धन। यदि पाँच दलीय गठबन्धन हुँदैनथ्यो भने देश ठुलो राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने खतरा थियो। मान्छे योग्य छ कि छैन त्यसको आधारमा, त्यो मान्छे काबिल छ कि छैन त्यसको आधारमा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। यो पटक हामीले सदनबाट पारित गरेपछि अब रोक्ने राष्ट्रपति होइन, फुकाउने राष्ट्रपति आउनु भएको छ। 12 जिल्लाका यो 2 नम्बर क्षेत्रका जनसमुदायसँग फेरि एकचोटि उपेन्द्र यादवलाई तपाईँ जिताएर पठाउनुहोस्। तपाईहरूको समस्या समाधान गर्ने हामी 5 दलका नेता यहाँ उपस्थित भएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। त्यो जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। अहिले म प्रधानमन्त्री भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म तपाईहरूको साथमा हुनेछु, म उपेन्द्रजीको साथमा खडा हुनेछु। जीतेगा भाइ जीतेगा, मधेसको अधिकारका लागि क्याबिनेटमा पनि मसँग धेरैपल्ट झगडा गर्नुभयो, उहाँले मधेसका लागि लड्नुभयो। त्यसकारण उहाँ सच्चा मधेसका प्रति प्रतिबद्ध, योग्य र समर्पित नेताको रूपमा यहाँ हामीले पाएका छौँ। यहाँ उठ्नुभएको छ। मलाई लाग्छ उहाँलाई जिताउनु अति आवश्यक छ अहिलेका लागि। हुन त धेरै कुराहरू यहाँ भन्लान्, तैपनि के छ भनेदेखिलाई एउटा यो आवश्यक छ यहाँका लागि उहाँले सच्चा माने महात्माको सेवा गर्नुहुनेछ, जनताको सेवा गर्नुहुनेछ। त्यसकारण चाहिँ जनताको सेवा गरेन भने उहाँले हटाइदिनु भइहाल्यो नि। अहिले जनता देशको मालिक हो। जनता 5 वर्षमा जनताले राम्रो काम गर्ने नेतालाई फेरि जिताएर पुरस्कार दिन्छ, राम्रो नगरलाई निकालिदिन्छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, मधेसलाई लड्नुभएको छ। यो 5 वर्ष कमसेकम हेर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहुनेछ। त्यसको तर्फ ध्यान दिनुहुन्छ बिलाउँदैछ। अब 5 दल गठबन्धनको उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ माधव नेपालजी। उहाँको मधेसमा धेरै ठुलो सङ्गठन छ, समर्थन छ। त्यस्तै पुष्पकमल दाहालजी, प्रचण्डजी, उहाँले नै उहाँलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसले पनि सपोर्ट गरेको छ भनेदेखिलाई उहाँ नजित्ने कुरै छैन। त्यसकारण उहाँलाई जिताएर हामी अगाडि बढाउँ, यही भन्दै म तपाईँको धेरै समय लिन चाहन्न। खास यहाँको प्रमुख वक्ता, प्रमुख अतिथि पुष्पकमल दाहालजी प्रचण्ड हुनुहुन्छ। यस पछाडि हामीले उहाँ पनि जान्छ, चितवन जानु छ, त्यहाँ पनि हामीसँग सकेर आजै काठमाडौँ फर्किनु पर्ने भएको हुनाले म तपाईँलाई माफी चाहन्छु। र अहिले यहाँ ठाउँमा अत्यन्तै ऐतिहासिक ठाउँ हो यो के अरे यो कल्याणवंशी राजा हरिसिंह देवको यो चाहिँ थलो हो। यो वास्तवमा यो किम्बदन्ती चाहिँ भनाइ छ। यहीँको राजा गएर काठमाडौँमा गएर पनि शासन गरेको, काठमाडौँको बलभवन पनि यहीँको राजाको सन्तान हो भन्ने भनाइ पनि छ। यस मानेमा यो यति प्रसिद्ध ठाउँ हो। यो गढीमाई
अझ बढी महत्त्वपूर्ण यो ठाउँ हो। यो यस कारण चाहिँ गरिमाको आशीर्वाद लागोस्, हामी सबैलाई सद्बुद्धि दियोस्, यो ठाउँको विकासको अगाडि बढोस् भन्ने हामीले कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। तपाईहरुको यो विशाल उपस्थितिले उपेन्द्र यादवजीको विजय सुनिश्चित गरिसकेको छ। म अग्रिम बधाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साँच्चै उपेन्द्र यादव यो देशको मधेसको आन्दोलनको एउटा नेता हुनुको नाताले संविधानको रक्षाको निम्ति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति, यहाँको विकासको निम्ति र जनताको अधिकार, थप अधिकारको आन्दोलन अगाडि बढाउनको निम्ति उपेन्द्र यादव संसदमा, प्रतिनिधि सभामा अनिवार्य व्यक्तित्व हो। र आज म तपाईहरुको अगाडि उभिएर यो भन्दै गर्दा मलाई गर्वको महसुस हुन्छ। म नै त्यो पात्र हुँ जसले जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिमा, त्यो माओवादीको भागमा परेको थियो, तर उपेन्द्रजीले हामीलाई एउटा राम्रो पद चाहियो भनेपछि ल तपाईँ लिनुहोस् भनेर मैले रामसाय यादवलाई छोडेको हो। र आज यो वातावरण उपेन्द्र यादव जस्तो राष्ट्रिय नेता बारा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 मा आउने वातावरण बनाउन पाएकोमा मलाई गर्वको महसुस भएको छ। तपाईँ बारा जिल्लाका जनसमुदाय, खास गरी क्षेत्र नम्बर 2 का जनसमुदाय साँच्चै नै तपाईहरु भाग्यमानी हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादव मात्रै जित्दै हुनुहुन्न, 5 दलीय गठबन्धन जित्दैछ। 5 दलीय गठबन्धन मात्रै जित्दै छैन, यो देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्दैछ, देशको राष्ट्रिय एकताले जित्दैछ, मधेस र पहाडको एकताले जित्दैछ र यो राष्ट्र धेरै बलियो हुँदैछ। त्यसकारण यहाँ एउटा उम्मेदवारले जित्ने र हार्ने मात्रै कुरा होइन। तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ, सबै नेता साथीहरूले यहाँ राखी पनि सक्नु भएको छ। एउटा जटिल परिस्थिति देशमा आएको थियो, हजारौं शहीदहरूको रगत र हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू, घाइतेहरू र लाखौं जनताको आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यो संविधानलाई घात गर्न खोज्ने, पटक पटक संविधान मिचेर संसद विघटन गर्न खोज्ने विघटनकारी प्रवृत्तिका विरुद्ध लडाईँको मैदानबाट जन्मिएको हो 5 दलीय गठबन्धन। यदि 5 दलीय गठबन्धन हुँदैनथ्यो भने देश ठूलो राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने खतरा थियो। अहिले पनि धेरै खालका चलखेलहरू भइरहेका पनि छन्। त्यसलाई असफल पार्नको निम्ति 5 दलीय गठबन्धन अझ बलियो हुनु पर्दथ्यो, अझ बलियो पार्नु पर्दथ्यो। नेतृत्व कसले लिने, त्यसको निम्ति मैले यो परिवर्तनको एउटा प्रमुख नेताको हैसियतले र अहिलेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि मैले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर यो एकतालाई मजबुत गरेको हो। उपेन्द्र यादवजीलाई तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ गएर चुनाव लडेर जितेर आउनुहोस् भनेर मैले भनेकै हो। आज म तपाईँ विशाल जनसमुदायको यो उपस्थिति देखेर निकै नै उत्साहित भएको छु र तपाईहरु सबैलाई मेरो तर्फबाट, मेरो दलको तर्फबाट र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। किनकि तपाईहरुले यहाँ यो उपस्थिति र उपेन्द्र यादवजी हामी सबैको साझा उम्मेदवार र छाता चुनाव चिन्ह हामी सबैको साझा चुनाव चिन्ह, यसको विजय मधेसको विजय, यसको विजय देशको विजय, संविधानको विजय, शान्तिको विजय, अग्रगमनको विजय हुने भएको हुनाले यसको महत्त्व निकै ठूलो छ भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। तपाईहरु यस अर्थमा पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हाम्रो शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा म, माधव नेपालजी, शेरबहादुर समेत उपेन्द्र यादव हामी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुराको निरीक्षण गर्न आएका थियौं। तपाईहरुलाई थाहा छ, पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै गर्दा मैले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइन्छ, हामी अगाडि बढ्छौं भनेर भनेको थिएँ।
आज म तपाईहरुको अगाडि उभिएर भन्न चाहन्छु छिटै यसलाई शिलान्यासको लेभलमा पुर्याइनेछ र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। त्यसैगरी हामी यो महागढीमाई नगरपालिका गढीमाईको यो प्राङ्गणमा छौं। अघि नै आइ नै सक्यो। यो गढीमाईलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धार्मिक पर्यटन स्थलका रूपमा विकसित गर्न कोष, एउटा विकास कोष, पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष जस्तै गढीमाई विकास कोषको कुरा उठेको छ। म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भन्न चाहन्छु यो बारेमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र तपाईहरुको हितलाई प्राथमिकता दिइनेछ। म यो कुरा पनि तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। नागरिकताको कुरा मधेसभरिको र देशभरिको पनि समस्याको रूपमा छ। यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेर नै हामीले नागरिकतालाई प्रतिनिधि सभाबाट, राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्यौं र नागरिकताको समस्या समाधान गर्नको निम्ति दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ गयो। तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेको हुनाले अड्किएको छ। हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं यो पटक हामीले सदनबाट पारित गरेपछि अब रोक्ने राष्ट्रपति होइन, फुकाउने राष्ट्रपति आउनु भएको छ। फुक्ने छ र छिटै नागरिकताको समस्या समाधान हुनेछ यो विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। कोभिड-19 को बेला भन्सार खुला गर्ने बारे यहाँ आवाज उठ्यो। म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु त्यो भन्सार खोल्ने प्रक्रियाको पहल पनि म आफैले गर्नेछु यो विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। त्यसको साथै यहाँको कृषिको आधुनिकीकरण, मल बिउको समस्या, सिंचाइको समस्या, आज बिहान मात्रै मेरो विद्युत प्राधिकरणका एमडी सँग कुरा गरेको थिएँ। मधेसमा सिंचाइको समस्या समाधान गर्न अब विद्युतीय सिंचाइ प्रणाली अगाडि बढाउन पर्यो। मैले एक दुईटा ठाउँ तोकेर भने र उहाँले म अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ अब विद्युतीय सिंचाइ प्रणाली मार्फत तराई मधेसमा सिंचाइको समस्या समाधान गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ र यसले तराईमा विकासको एउटा नयाँ लहर सृष्टि हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। साँच्चै तराईमा सिंचाइको समस्याले हल गर्न सक्यौं भने सिंगै राष्ट्रको खाद्यान्नको समस्या तराई एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्छ यो विश्वास हामीलाई छ। तपाईहरुलाई थाहा छ जति बेला मैले यो तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको भूमिका पाएँ, देशमा अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो ठाउँबाट गुज्रिँदै थियो। रेमिटेन्स घटिरहेको थियो, राजस्व घटिरहेको थियो, अरू थुप्रै झन्झटहरू बढिरहेका थिए, चोरी पैठारीको समस्या त्यतिकै गम्भीर भएको थियो। अहिले हामीले धेरै मेहनत गरेपछि अब बिस्तारै त्यसमा सुधार हुन थालेको छ। रेमिटेन्स बढेको छ, राजस्व सङ्कलन पनि बढ्दै गएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बडो गम्भीर ठाउँमा पुगेको थियो। तर अहिले झन्डै 11 महिना पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ। यो भनेको धेरै राम्रो स्थिति हो। त्यसैगरी हामीले विदेशमा गएका लाखौं नेपालीहरूको निम्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निर्णय गरेका छौं र लाखौं नेपालीहरूको भविष्यलाई हामीले सुनिश्चित गरेका छौं। अब हामी छिटै नीति कार्यक्रम र बजेट तयारीको प्रक्रियामा छौं र त्यो आउँदैछ। यति बेला हामीले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तपाईहरुले कतिको थाहा पाउनु भएको छ। हामीले क्याबिनेटबाट केही त्यस्ता व्यथिति नियम मिचेर गरिएका काण्डहरूको खारेजी गरेका छौं र त्यसलाई नयाँ चराबाट छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। सुशासन, सामाजिक न्याय र विकास, समृद्धिलाई अगाडि बढाउने हामी नयाँ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेका छौं। तपाईहरुको साथ रह्यो भने हामीले यो गठबन्धनकै बलमा आउने 5 वर्षभित्र देशमा रोजगारी सृष्टि गर्ने, आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिने, मधेस, पहाड, हिमालको एकतालाई अझ मजबुत बनाउने राष्ट्रिय एकतालाई त्यो ठाउँमा हामी जान सक्छौं।
अनेकौं षड्यन्त्रहरू जालजेलहरू हामी चिर्दै आएका छौँ। यो 5 दलीय गठबन्धनले आउने दिनमा पनि चिर्दै जानेछ। म अब लामो व्याख्या नगरिकन तपाईँ 12 जिल्लाका यो 2 नम्बर क्षेत्रका जनसमुदायसँग फेरि एकचोटि उपेन्द्र यादवलाई तपाईँ जिताएर पठाउनुहोस्। तपाईहरूको समस्या समाधान गर्ने हामी 5 दलका नेता यहाँ उपस्थित भएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। त्यो जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। अहिले म प्रधानमन्त्री भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म तपाईहरूको साथमा हुनेछु, म उपेन्द्रजीको साथमा खडा हुनेछु। यही विश्वास व्यक्त गर्दै तपाईहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व के सरकार ने संविधान को उल्लंघन करते हुए जब संसद को भंग किया और एक स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन की ओर मुल्क को ले जाने का प्रयास किया, उस वक्त लोकतंत्र की रक्षा के हेतु, संविधान की रक्षा के हेतु यह गठबंधन बना और आज लोकतंत्र को आज लोकतंत्र को सुरक्षित करने में यह गठबंधन सफल हुई है। गठबंधन इस मुल्क में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को जो हजारों सपूत में बलिदान, इसे संस्थागत करते हुए मुल्क में सुशासन, विकास और समृद्धि की ओर ले जाना चाह रही है। गठबंधन इस मुल्क से गरीबी और बेरोजगारी को अंत करते हुए समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। और आप लोगों के बीच में, आप लोगों के, हमारे यहाँ के साथी और बहुत सारे आप लोगों के आकांक्षा, आप लोगों के अनुरूप, आप लोगों का इच्छा को कदर और सम्मान करते हुए मुझे 5 दल के गठबंधन के नेताओं ने, खास करके सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड जी, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय शेरबहादुर देवा जी, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय माधव कुमार नेपाल जी लगाए के साथियों ने आपके बीच में, जहां आप इससे पहले आपने जिनको निर्वाचित किया था वो व्यक्ति देश के सर्वोच्च दूसरे पद में उपराष्ट्रपति में निर्वाचित होने के बाद जो यह खाली हुई है, यहाँ आकर के आपके अधिकार की लड़ाई, इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के, इस मुल्क की तरक्की के लिए जाओ और यहाँ के जनता के बीच में रह करके काम करो, कह के हमें यहाँ भेजा गया है। और मैं आप लोगों के बीच में काम करने के लिए आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आया हूँ और करूँगा। अभी गठबंधन की सरकार है, प्रदेश में भी गठबंधन की ही सरकार है और यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं जिसे हमें पूरा करनी है, हमें पूरा करना है इस देश को समृद्धि के खातिर, इस देश के आर्थिक विकास के खातिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल 12 जिला में बनाने की कार्य जो है वह जल्द से जल्द प्रारंभ की जाएगी। और उस इलाके में रहने वाले लोगों को सभी को मुआवजा दे करके व्यवस्थित बसवास किया जाए और वहाँ के थारू समुदाय
एक साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ ही रहने की अवस्था बनाई जाए। साथ साथ यहाँ जो हाईवे है, राजमार्ग से इस गढ़ीमाई होते हुए बॉर्डर तक, भारत की सीमा तक जो है हाईवे को जोड़ा जाए सड़क मार्ग से, और जो है कम से कम 4 लेन की सड़क से इसे जोड़ा जाए। और वहाँ कवई की जो छोटी भंसार थी, वो छोटी भंसार कोरोना ने लेके चला गया और उसे कोरोना के बाद बंद कर दिया गया था और उसे चालू किया गया। प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि उस भंसार से काफी लोगों को सुविधाएं थी और सरकार को राजस्व की आमदनियां भी मिली, इसलिए इसे सुरक्षा में बना किया जाए। साथ साथ हम लोगों ने नागरिकता की बात करें, हम लोगों ने नागरिकता की लड़ाई लड़ी और लाखों लाख लोगों को नागरिकता दिलाया, लेकिन कुछ लोगों को जिनके पास जिनके माता और पिता का जन्मसिद्ध की नागरिकता है, उन्हें बच्चे का नागरिकता देने की कानूनी व्यवस्था न होने के चलते नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले जब हम लोग सरकार में थे, प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी के नेतृत्व में उस सरकार ने संसद से नागरिकता विधेयक पास करके और राष्ट्रपति के यहाँ प्रमाणीकरण के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति ने उसे पार्लियामेंट में भेज दी और फिर पार्लियामेंट के दोनों सदनों से बहुमत से पास करके पारित करते हुए पुनः राष्ट्रपति के यहाँ भेजा गया। लेकिन केपी ओली से प्रभावित राष्ट्रपति ने हमारे लोगों को, इस देश के नागरिक को नागरिकता देने वाला कानून को प्रमाणीकरण नहीं करके वो नागरिकता विरोधी चरित्र को उस पार्टी का प्रदर्शन करती है। इसलिए मेरा आग्रह है, मैंने बहुत संविधान विज्ञ और कानून विज्ञों से विचार विमर्श किया है, सबका कहना है कि अब राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को स्वीकृत कर दे, प्रमाणीकरण कर दे और नागरिकता देना प्रारंभ कर दे। इसके साथ साथ यह गढ़ीमाई, ये जगह, ये ऐतिहासिक जगह है, यह सिर्फ एक मंदिर मात्र नहीं, यह एक ऐतिहासिक जगह है, सिमरौनगढ़ के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटकीय स्थल के रूप में इसे विकास करें। यहाँ दसों लाख लोग आते हैं, इसलिए जैसे पशुपति विकास कोष के माध्यम से पशुपति क्षेत्र का विकास किया गया, लुम्बिनी विकास कोष के माध्यम से लुम्बिनी क्षेत्र की विकास किया गया, उसी तरह से गढ़ीमाई विकास कोष और विकास समिति बना करके इसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ की जमीन बहुत ही उर्वरक है, यहाँ की भूमि बहुत ही उर्वरक है, इससे किसान सोना उत्पादन का बना सकते हैं, लेकिन सिंचाई और खाद नहीं है। यहाँ की नदियों को नियंत्रण करके यहाँ के किसानों को सिंचाई उपलब्ध किया जाए और जहाँ नदी की पानी पहुंचाई जा सकती है, वहाँ विद्युतीय सिंचाई प्रणाली। और नेपाल में कुछ समय के बाद अधिक मात्रा में बिजली की उत्पादन हुई और बिजली से सिंचाई उपलब्ध किया जाए। और जब 12 जिला के किसान के खेत में सिंचाई और मल खाद उपलब्ध होगी तो यह पूरे देश को संपन्न बनाने की क्षमता रखती है। इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह से मैं जब गांव गया, बहुत सारे लोग घर बार विहीन पाए गए, जिन्हें रहने का घर नहीं, छत नहीं, इस तरह के लोगों का बहुत सारा जो दलित समुदाय के लोग हैं उन लोगों में देखा गया। तो सरकार की जनता आवास योजना के तहत उन घर बार विहीन लोगों को आवास की व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ साथ गांव में सड़क का निर्माण हो, यहाँ के जो सड़क हम लोग यहाँ की भाषा में बाटो घाट कहते हैं,
जो रास्ते हैं वो काफी बिगड़ा हुआ है। गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है, इन्हें सड़क निर्माण करना है। इसके साथ ही हमारे यहाँ का स्कूल है, बहुत सारे गांव में मैंने स्कूल को देखा, लेकिन जब गौर करके देखा तो अच्छी पढ़ाई नहीं है। जब तक गांव के स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अच्छे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाएगी अच्छी तरह से, तो वह कल अच्छा इंसान कैसे बनेगा। इसलिए बेहतर शिक्षा प्रणाली गांव में शुरू की जाए, ग्रामीण स्कूलों को, सार्वजनिक विद्यालयों को, और वह ग्रामीण में गुणात्मक शिक्षा हो। गांव में अस्पताल तो है कहीं कहीं, हेल्थ पोस्ट भी है, लेकिन उपचार की व्यवस्था वहां नाजुक स्थिति में है। इसलिए ग्रामीण अस्पतालों में उपचार की प्रणाली, उपचार की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को अपनी दायित्व निर्वाह करना ही पड़ेगा। इससे हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे समस्याओं का यह क्षेत्र है। यह गठबंधन को जिताइए, इन समस्याओं का समाधान होगा, समाधान किया जाएगा, करवाया जाएगा। यह कहते हुए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, वो बहुत सारे बात रखेंगे। मैं तो आपके बीच में हमेशा रह रहा हूँ और बातें रखते ही आए हैं। आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि गठबंधन के साझा चुनाव चिन्ह को जिताइए, अपनी अधिकार और इस जिला, प्रदेश और क्षेत्र के विकास की गति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय मधेश, जय नेपाल, लाल सलाम, नमस्कार। जीतेगा भाई, जीतेगा नहीं, जीत गया भाई, जीत गया, छाता छाप जीत गया। यही जीत गया वाला जो संदेश आई के आम सभा से अपने से दे रहा वानी, एक वाले सब के हम विशेष धन्यवाद दे रहा वानी। आज विषय वस्तु के बारे में उपेंद्र यादव जी बहुत बात कहलन कि केना देश बनावे के है, संविधान के रक्षा करे के है, केना जनता के समस्या के संबोधन करे के है। इस सब चीज के बारे में अनेक वक्ता सब, जितेंद्र सोनाल जी सेहो बोलन, अपने सब सुन ली कि केना गठबंधन दल के एकता कायम करे के जरूरी बा। ई 5 दल के गठबंधन यदि मजबूत होई तो 5 वर्ष तक ले कोनो के ताकत ना बा एकरा हिलाए के, ई रहबे करी। फिर महागढ़ी माई के आशीर्वाद कहल जाए कि यह क्षेत्र से निर्वाचित राम सहाय यादव जी अपने सब जिता के भेजनी, उपराष्ट्रपति बन गए बाने, उनका हम विशेष अपने सबके तरफ से बधाई, अहू सबके बधाई हम दे रहा बानी। कहा कि क्षेत्र बा भाग्यशाली क्षेत्र बा। कल हम सब पहुंचल रही हाँ तनहू जिला में, रामचंद्र यादव, रामचंद्र पौडेल के जिला में, रामचंद्र पौडेल जी राष्ट्रपति, कल हमसे पहुंचली राष्ट्रपति के क्षेत्र में, आई आयल माने उपराष्ट्रपति के क्षेत्र में। तो उपेंद्र यादव जी के इतने ताकत बा कि अपना तरफ से जो उम्मीदवार खड़ा कैलन उनका उपराष्ट्रपति बना देलन। उपेंद्र जी के विशेष धन्यवाद। ये अपने से जिम्मेवारी बा कि उपेंद्र जी के, जो उपेंद्र जी कोनो एगो जिला के, कोनो एगो गांव के, कोनो एगो टोला के, एगो कोनो जात के, न पूरा देश के नेता, मधेश के नेता, जनता के नेता बानी। यही ले जात पर न पात पर, उनका विचार पर, उनका भावना पर, उनका संकल्प पर सब कोई के वोट देवे के होई। आज हमारा सबके देश में बहुत समस्या बा, भ्रष्टाचार के समस्या बा, किसान सबके माल खाद के समस्या बा, सिंचाई के समस्या बा, युवा के बेरोजगारी के समस्या बा, रास्ता पे पैरा के समस्या बा, शिक्षा स्वास्थ्य के समस्या बा, ये अनेक अनेक समस्या
पर्यटन के प्रबंधन करे के बाद हमरा सबके संकल्प बा कि केहुना निजगढ़ में यह 12 जिला में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल हम सब बनाए। एक प्रधानमंत्री जी घोषणा कई हम बार बार कहानी अपन पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा जी के कि अब समय आ गई बा ओकरा शिलान्यास करे के। और प्रधानमंत्री प्रचंड जी बालन उनको हम आग्रह करता ने कि जल्दी से जल्दी सब प्रक्रिया पहुंच गई बा। अब जो शिलान्यास करेगा बा जल्दी से जल्दी उहे विमान स्थल जो है निजगढ़ के संपन्न करे के होई। ये में पूरा सरकार के तरफ से प्रतिबद्धता अवश्य व्यक्त हुई, हमरा पूरा विश्वास बा। वही ना ये महागणित माई के धार्मिक हिसाब से पर्यटकीय हिसाब से बहुत बड़ा महत्व बा। इलाका के विकास के लिए इस जगह के केना विकास कैल जाए एक बृहद योजना बनावे के जरूरी बा। इस सब के लिए जना उपेंद्र जी के ध्यान गईल बा। वही ना जनता के सब समस्या के बारे में, महिला सबके जन सब के समस्या के बारे में, बाल बालिका के समस्या के बारे में, नौजवान के समस्या के बारे में, यही ना किसान मजदूर से लेके व्यापारी बुद्धिजीवी सब कोई समस्या के बारे में, चाहे थारू समुदाय के लोग हो या मुस्लिम समुदाय के लोग हो या पचकुनिया के बात करो या कोनो समुदाय के बात करो, सब जात जाति के लोग के मिला के ले जाए वाला जे आवश्यकता बा ये आवश्यकता पूरा करे के खातिर उपेंद्र जी सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में यहाँ खड़ा भेल कारण उनका जितावे के होई, तभी जिला के विकास होई, क्षेत्र के विकास होई, पूरा गांव गांव के विकास होई। एक बार हम सब उनका साथ में बानी। हमरा लागत हमार बात अपने सब बुझ रहे बानी। काहे कि जब जनता संकल्प करती है वह संकल्प अंजाम देती है, असंभव को संभव कर देती है और असंभव को संभव बनाना हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम पूरा करके रहेंगे। वो समय आग्रह कर चाहन तमाम आदरणीय जन समुदाय यो बड़ी माई को प्रांगण में तमाम भेला हो तमारे संकल्प करो परसा कि हमें नेपाली एक हूँ, हमें 12 जिला वासी एक हूँ, हमें सभी जात जाति का मानसे एक हूँ और हमें जात और पात को आधार में हुई ना मानसे योग्य सकी छैना किसको आधार में क्यों मानसे काबिल सकी छैना किसको आधार में किसने गर्न सकने ओकर खुट्टी बाकी ना बा, ओकर क्षमता बाकी ना बा, ओकरा विश्वास लोग सब करे लेकिन न करे यही आधार में वोट देवे के होई। यही ले उनका जितावे के खातिर फिर सबसे आग्रह कराई। हमरा मंतव्य समाप्त करता नहीं। धन्यवाद। जय नेपाल, लाल सलाम और अभिवादन और 5 दलीय गठबंधन